अनुसूची नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। अनुसूची 5 में अब देखो इस प्रकार से जो आपके बनाए हुए हैं उसी में से मैं क्या करूंगा आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना देता हूं। कौन सी अनुसूची बताओ? देखो 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र की बात की गई है। इसमें हमारे यहाँ एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम क्या होगा? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र का नाम क्या होगा बताओ? अनुसूची क्षेत्र होगा, शेड्यूल एरियाज होगा। पहला इस स्टेटमेंट तो ये याद करना है। 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र को हम क्या कौन सा क्षेत्र बोलते हैं बताओ? शेड्यूल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। और इस 5वीं अनुसूची से संबंधित एक आर्टिकल है, कौन सा बताओ? आर्टिकल 244 का क्लोज 1, ठीक है। और आर्टिकल 244 के क्लोज 1 में कौन से क्षेत्र की बात की गई है सर? शेड्यूल एरियाज की ही बात की गई है, ठीक है सर। शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं? शेड्यूल एरिया सामान्यतः उन राज्यों में बनाए जाएंगे जिन राज्यों की टोटल पॉपुलेशन का 50% से कम पॉपुलेशन किसकी है बताओ? ट्राइबल कम्युनिटी की है। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन उस राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी का परसेंटेज 50% से क्या है बताओ? कम है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, कौन सी अनुसूची बताओ? 6वीं अनुसूची। हम कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे इसके बाद में? 6वीं अनुसूची पढ़ेंगे। 6वीं अनुसूची में क्या है सर? 6वीं अनुसूची में सर ये है कि उसके क्षेत्रों को हम बोलेंगे जनजातीय क्षेत्र। 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को कौन से क्षेत्र बोलेंगे? हम जनजातीय क्षेत्र बोलेंगे, ट्राइबल एरियाज बोलेंगे। देखो ट्राइबल एरियाज में भी कौन सी कास्ट के लोग रहेंगे? यहां पे भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहेंगे। ट्राइबल एरियाज में भी कौन सी जाति के लोग रहेंगे सर? अनुसूचित जनजाति के लोग रहेंगे। और जो शेड्यूल एरियाज है यहां पे भी कौन सी जाति के लोग रहेंगे सर? यहां पे भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहेंगे। यहां पे भी कौन सी जनजाति के लोग रहेंगे बताओ? अनुसूचित जनजाति के लोग रहेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर 5वीं अनुसूची के अंदर किसके प्रशासन के बारे में बात की गई है? सर 5वीं अनुसूची में एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। किसके लिए बताओ? शेड्यूल एरियाज में रहने वाली जनजातियां, जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, शेड्यूल एरियाज में रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में बात की गई है? उसके बारे में हमारे यहाँ प्रोविजन किया गया संविधान की 5वीं अनुसूची में। लेकिन 6वीं अनुसूची के अंदर जो ट्राइबल एरियाज के अंदर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाली जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या किया गया बताओ? प्रोविजन किया गया है। उनके प्रशासन के बारे में क्या किया गया है? प्रोविजन किया गया, ठीक है सर। फिर देखो आपको ध्यान में ये रखना है कि 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची कौन से राज्यों में लागू होगी? सामान्यतः या अनुसूची क्षेत्र कौन सा होगा? ट्राइबल एरियाज कौन सा होगा? पहले वो समझ लो। देखो अगर किसी राज्य की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, अगर किसी राज्य की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अगर शेड्यूल ट्राइब्स की है, अनुसूचित जनजाति को है की है, तो उस राज्य के अंदर तो हम कौन सा क्षेत्र बना देंगे? जनजातीय क्षेत्र। और ऐसे सामान्यतः हमारे देश के कितने राज्य हैं बताओ? ऐसे हमारे सामान्यतः हमारे देश के 4 राज्य हैं, जिन राज्यों को हम क्या बोलते हैं बताओ? अंबे मित्र। अंबे मित्र का तात्पर्य क्या हो गया सर? असम हो गया, मेघालय हो गया, उसके बाद में सर क्या हो गया बताओ? मिजोरम हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया बताओ? त्रिपुरा हो गया। 6ठी अनुसूची में ऐसे कितने राज्य हो गए बताओ? 4 राज्य। कौन कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 6ठी अनुसूची के राज्य हो गए, ठीक है सर। इधर 5वीं अनुसूची में ये बोला गया है कि जहां 5वीं अनुसूची में राज्य शब्द आए ना, तो उन राज्य में ये 4 राज्य शामिल नहीं होंगे। 5वीं अनुसूची में देखो वर्तमान में 10 राज्य हैं, पर 5वीं अनुसूची में वर्तमान में क्या है बताओ? 10 राज्य हैं। लेकिन इनमें कौन से 4 राज्य नहीं होंगे बताओ? 4 राज्य नहीं होंगे। कौन से 4 राज्य नहीं होंगे? अंबे मित्र नहीं होंगे। अंबे मित्र क्यों नहीं होंगे सर? यहाँ पे तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में तो आपको पता है कौन सी अनुसूची लागू है बताओ? 6वीं अनुसूची लागू है, इसलिए यहाँ कौन सी अनुसूची के क्षेत्र में नहीं आएंगे बताओ? 5वीं अनुसूची वाले ये क्षेत्र में नहीं आएंगे, ठीक है सर। तो फिर सर पहले तो आप याद करवा दो हमें 10 राज्य कौन से हैं 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची के 10 राज्य याद करने का सिंपल तरीका है सर, 5 इधर के राज्य हैं और 5 इधर के हैं। 5 इधर के राज्य हैं और 5 इधर के। अब 5 इधर वाले कौन से हैं? 5 इधर वाले राज्यों की मैं बात करूं तो देखो इधर सबसे पहले चलो आप कहां बताओ? हिमाचल प्रदेश। फिर कहां चलो बताओ? राजस्थान। फिर कहां पे बताओ? इधर गुजरात। और फिर कौन सा बताओ? मध्य प्रदेश। और फिर कौन सा बताओ? महाराष्ट्र। तो ये कौन सा हो गया बताओ? हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर ये कौन सा हो गया बताओ? राजस्थान हो गया। फिर ये कौन हो गया बताओ? गुजरात हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? हमारे मध्य प्रदेश हो गया। और ये कौन सा हो गया बताओ? महाराष्ट्र हो गया। ऐसे 5 राज्य इधर के हो गए। फिर 5 राज्य इधर के हैं, ठीक है। फिर देखो 5 राज्य इधर के, 5 राज्य इधर के कौन से हैं?
5 राज्य इधर के देखो, एक तो हमारे यहाँ बिहार में से निकला, कौन सा बताओ? झारखंड। बिहार में से कौन सा निकला बताओ? झारखंड निकला। इधर मध्य प्रदेश में से निकला, कौन सा बताओ? छत्तीसगढ़ निकला। और इधर इनके बीच इधर एक और राज्य कौन सा और बताओ? ओडिशा। 3 राज्य तो ये हो गए। इसके अलावा देखो एक राज्य आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में से कौन सा राज्य निकला था बताओ? तेलंगाना। 5 राज्य ये हो गए। इस प्रकार से टोटल 10 राज्य हैं। 5 दूनी 10। 5वीं अनुसूची में टोटल कितने राज्य हैं सर? 10 राज्य हैं। ठीक है जी। अब ये तो देखो इनकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन हुई। अब आप वापस सुनना, आगे क्या लिखा है देखो। इसमें देखो मैंने आर्टिकल बता दिया, 5वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 244 का क्लोज 1। भाई 5वीं अनुसूची में आर्टिकल 244 के तहत कौन से 4 राज्य नहीं होंगे? 5वीं अनुसूची में कौन से 4 राज्य नहीं होंगे? एक असम नहीं होगा, मेघालय होगा नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं होगा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर। इनके अलावा अन्य कोई क्षेत्र जिसको आगे मैं बताऊंगा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अगर अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषित करे उस क्षेत्र को, तो वो राज्य किसके अंदर आ जाएगा बताओ? 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आ जाएगा। तो राज्य में अनुसूची क्षेत्रों, और देखो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल एरियाज। अनुसूची क्षेत्र मतलब कौन से? शेड्यूल एरियाज। और शेड्यूल एरियाज के अंदर लोग कौन से रहेंगे बताओ? अनुसूचित जनजाति के। तो शेड्यूल एरियाज में रहने वाले लोगों के प्रशासन से संबंधित है कौन सी अनुसूची बताओ? 5वीं अनुसूची। इस अनुसूची में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तो कौन से 4 राज्य के अभिव्यक्ति में आपको कौन से 4 राज्य नहीं लेना है? अंबे मित्र, ये 4 राज्य नहीं लेना है। इसके अलावा कौन से, मतलब फिर वर्तमान में कितने राज्य हैं बताओ? इसमें वर्तमान में 10 राज्य हैं। अब देखो कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये देखो राजस्थान के अंदर, राजस्थान भी 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में आता है। राजस्थान भी किस में आता है बताओ? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में आता है। और अगर आपने पंचायत राज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि देखो 3 जिले तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अनुसूची क्षेत्र के अंदर घोषित किए गए शेड्यूल एरियाज के अंदर, और 5 आंशिक जिले हैं जिसके अंदर +1 हो गया है सिलुम्बर भी। उदयपुर में से सिलुम्बर निकल गया। तो ये जिले ऐसे हैं जो आंशिक रूप से किसके अंदर शामिल है बताओ? ये आंशिक रूप से शामिल हैं किसके अंदर? शेड्यूल एरियाज के अंदर या 5वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये 3 जो पूर्ण जिले हैं, 3 पूर्ण जिलों की बात कर लेता हूं मैं, तो कौन कौन से? देखो बांसवाड़ा है, उसके बाद में डूंगरपुर है, और कौन है बताओ? प्रतापगढ़ है। ये 3 पूर्ण रूप से किसके अंदर आते हैं? तीनों के तीनों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? शेड्यूल एरियाज के अंदर आते हैं, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आप मेरे को बताओ, क्या डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में राजस्थान का प्रशासन कार्य करता है नहीं करता है? हमारे राजस्थान सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करता है नहीं करता है? सर करता है। राजस्थान का एसडीएम भी बैठता है, राजस्थान का तहसीलदार भी वहां पे बैठता है, डिप्टी साहब भी बैठते हैं। तो इसका मीनिंग है सर राज्य का प्रशासन वहां पे कार्य करता है। तो आप मेरे को बताओ, क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक राजस्थान सरकार की या हमारी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है या नहीं है? बिल्कुल है सर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र है बताओ? जो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा बताओ? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है, ये कौन से क्षेत्रों तक भी होगा? या तो मैं बोल दूं 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक भी होगा, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक भी होगा, या 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम बोलते क्या है बताओ? सर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 5वीं अनुसूची है, जो हमारी कौन सी अनुसूची है बताओ? 5वीं अनुसूची है। उस 5वीं अनुसूची का जो विस्तार है वो राज्य, 5वीं अनुसूची में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन से क्षेत्रों तक होगा बताओ? अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा। लेकिन वही आपको पता है, मैं बार बार बोलता हूं, जो चीजें होगी वो संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए होगी। तो यहाँ पे 5वीं अनुसूची के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो अनुसूचित क्षेत्रों तक भी होगा। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर है ना? एग्जाम्पल से अपने खोपड़ी में बैठाना है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां पे भी राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसका मीनिंग है 5वीं अनुसूची में भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, या अनुसूचित क्षेत्रों में शेड्यूल एरियाज में भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा बताओ? विस्तार होगा। ठीक है सर। उसके बाद में देखो राज्यपाल के द्वारा क्या दी जाएगी बताओ? रिपोर्ट। अब वहां पे देखो, इससे कनेक्टिविटी लेके आओ।
अगर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, उसके अलावा देखो हमारे सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और सोनभद्र, ये जिले भी आंशिक रूप से किसके अंतर्गत आते हैं बताओ? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ राज्य के का प्रशासन कार्य कर रहा है, यहाँ किसका कार्य कर रहा है बताओ? राज्य का प्रशासन कार्य कर रहा है। तो इन शेड्यूल एरियाज में राज्य का प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, कितनी अच्छे से शांति स्थापित कर रहा है, कितने अच्छे से सुशासन की स्थापना कर रहा है, इसके लिए समय समय पर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इसके लिए समय समय पर क्या बनानी पड़ेगी बताओ? रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और ये रिपोर्ट बनाएगा कौन बताओ? राज्यपाल। क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है बताओ? राज्यपाल। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान कौन होता है बताओ? राष्ट्रपति। इसलिए राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान है वो रिपोर्ट बनाकर संघ की कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। उनको क्या भेजेगा बताओ? रिपोर्ट। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उस राज्य के जो शेड्यूल एरियाज है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में अगर राष्ट्रपति को क्या देगा बताओ? रिपोर्ट देगा। तो अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि यहाँ पे राज्यपाल क्या देगा बताओ? रिपोर्ट देगा। अब राज्यपाल रिपोर्ट क्यों देगा, इसको इससे कनेक्ट करो। क्यों देगा? इसलिए सर क्योंकि वहां पे राज्य की कार्यपालिका का प्रशासन क्या कर रहा है बताओ? कार्य कर रहा है। इसलिए जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या देगा बताओ? रिपोर्ट देगा। सर राज्यपाल रिपोर्ट किसको देगा? सर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। किसको रिपोर्ट देगा बताओ? राष्ट्रपति को देगा। सर रिपोर्ट कब देगा? या तो प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट दे दे। रिपोर्ट कब देगा? या तो प्रत्येक वर्ष क्या दे दी जाए बताओ? रिपोर्ट दे दी जाए। या जब भी क्या मांगी जाए बताओ? रिपोर्ट मांगी जाए। या जब भी क्या मांगी जाए बताओ? रिपोर्ट मांगी जाए। तब रिपोर्ट क्या की जाएगी बताओ? उपलब्ध करवाई जाएगी। तब रिपोर्ट किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी बताओ? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। अब एक बात सर हमें और बताओ, क्या जैसे बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, डूंगरपुर के अंदर राज्य का प्रशासन कार्य कर रहा है, तो क्या यहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है? आपने ये भी बता दिया। लेकिन क्या संघ सरकार हमारी राज्य की कार्यपालिका को शेड्यूल एरियाज के संबंध में किसी भी प्रकार का डायरेक्शन दे सकती है क्या? तो बिल्कुल डायरेक्शन दे सकती है। तो अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि हमारे यहां देखो रिपोर्ट मंगवाई है राष्ट्रपति जी ने। फिर से कनेक्टिविटी लाओ। राष्ट्रपति जी ने क्या मंगवाई है बताओ? रिपोर्ट मंगवाई है। और रिपोर्ट मंगवाने के बाद में राष्ट्रपति जी ने देखा भाई साहब वहां कुछ ना कुछ क्या हुई है बताओ? गड़बड़ हुई है। राष्ट्रपति जी को लगा कुछ ना कुछ क्या हुई है बताओ? गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ हुई है तो ऐसी कंडीशन में संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को क्या दे देगी बताओ? निर्देश दे देगी। तो संघ की कार्यपालिका पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों, संघ की कार्यपालिका पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र बोल दो, या मैं क्या बोल दू इसको बताओ? कौन सा एरियाज बताओ? शेड्यूल एरियाज। पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र या शेड्यूल एरियाज के संबंध में क्या कर सकती है बताओ? राज्य की कार्यपालिका को दिशा निर्देश भी दे सकती है। राज्य की कार्यपालिका को दिशा निर्देश भी दे सकती है। कौन दे सकती है बताओ? संघ की कार्यपालिका। किसको दे सकती है बताओ? राज्य की कार्यपालिका को क्या दे सकती है? दिशा निर्देश दे सकती है। वापस समझो, इसमें क्या बताया मैंने ये बताया कि जो शेड्यूल एरियाज है, उन शेड्यूल एरियाज में किसका प्रशासन कार्य करेगा? राज्य का प्रशासन कार्य करेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शेड्यूल एरियाज के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। लेकिन यह है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो भाई राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल जी रिपोर्ट बनाएंगे और प्रतिवर्ष और जब भी राष्ट्रपति रिपोर्ट मांगे, किसको रिपोर्ट भेजेगा बताओ? राष्ट्रपति को रिपोर्ट मांगेगा, भेजेगा। अब मान लो राष्ट्रपति जी ने रिपोर्ट देखी और राष्ट्रपति जी को क्या लगी बताओ? गड़बड़ लगी। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी क्या बोलेंगे बताओ? राष्ट्रपति जी हमारी जो संघ की कार्यपालिका है, उस संघ की कार्यपालिका का ये यहाँ पे ये अधिकार आ जाएगा कि वो राज्य की कार्यपालिका को पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों के संबंध में या जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके क्षेत्रों के संबंध में किसी भी प्रकार का क्या दे दे बताओ? डायरेक्शन दे दे। तो यहां से यहां तक की केवल पांचवी अनुसूची भी हमने जानी। ये स्लाइड हमारी कंप्लीट होगी। अगले पे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो इसके प्रशासन से संबंध में कुछ बातें हैं। जैसे पहली बात है कि यहाँ पे हमें एक बनानी है, कौन सी? एक एडवाइजरी काउंसिल बनानी है जिसका नाम क्या है बताओ? टीएसी। टीएमसी नहीं है, टीएसी है, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कहाँ किया जाएगा? प्रत्येक राज्य में। कहाँ पे बताओ? प्रत्येक राज्य में। और प्रत्येक ऐसे राज्य में जो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है बताओ? अनुसूचित क्षेत्रों में। और आप मेरे को बताओ वर्तमान में शेड्यूल एरियाज के अंदर भारत के कितने राज्य हैं? सर वर्तमान में शेड्यूल एरियाज में भारत के केवल 10 राज्य हैं। वर्तमान में शेड्यूल एरियाज के अंदर भारत में कितने राज्य बताओ? 10 राज्य हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि केवल वर्तमान में 10 राज्य ही ऐसे हैं, वर्तमान में 10 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का क्या किया जाएगा बताओ? गठन किया जाएगा। ठीक है सर। प्रत्येक राज्य जो किसके अंतर्गत है बताओ? अनुसूचित क्षेत्र में है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की क्या की जाएगी बताओ? स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ऐसे राज्य यानी जो राज्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जो 5वीं अनुसूची में है, वहां पे आपको एक काउंसिल की स्थापना करनी है। कौन सी काउंसिल की स्थापना करनी है बताओ? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना करनी है। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे बताओ? 20 सदस्य होंगे। इसका कंपोजिशन क्या है भाई? इसमें मैक्सिमम सदस्य क्या होंगे? 20। और 20 में से 3/4 सदस्य क्या होंगे? उस राज्य की विधानसभा के जो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उन्हीं को इसके अंतर्गत दिया जाएगा। कार्य क्या होगा? परिषद का कर्तव्य उन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना है, और जो जो कार्य राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हैं उनको भी संपन्न करना। कौन सी परिषद की बात कर रहे हैं बताओ? 5वीं अनुसूची में प्रशासन के लिए ही हम एक गठन करते हैं, किसका बताओ? TAC का, यानी अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद, अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद है ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है। पहली बात तो इसका गठन कहाँ? पहली बात तो क्या याद करोगे बताओ? इसका गठन कहाँ? अब ये एग्जाम में अभी तो आपको सिंपल लग रहा है, एग्जाम में परेशान इसलिए करेगा कि भाई साहब 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा या 6वीं अनुसूची वाले में। तो ध्यान रखना है ना, 5वीं क्लास में होगे ना तभी आपको लोग एडवाइस देना प्रारंभ करेंगे ना। तो ये कौन सी अनुसूची वाले क्षेत्रों में? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में गठित होगी, 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में गठित नहीं होगी। 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम कौन से क्षेत्र बोलते हैं सर? अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल एरियाज में ही ट्राइबल एडवाइजरी ये काउंसिल है उसका गठन किया जाएगा। फिर इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन सर ये है कि इसके अंदर अधिकतम सदस्य कितने होंगे? ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के अंदर मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे सर? 20 सदस्य। और कॉन्सेप्ट ये है कि इन 20 में से जो 3/4 सदस्य है ना, या मैं बोल दूं 75% जो सदस्य है ना, उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको लेंगे। और उस राज्य की विधानसभा के कौन से सदस्यों को? उस राज्य की विधानसभा के जो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं, उस राज्य की विधानसभा के जो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं, उन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही इसमें क्या किया जाएगा बताओ? शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, यानी कि कुल मिला के तो साथियों कुल मिला के ये है कि उस राज्य के अंतर्गत उस राज्य की जो विधानसभा होगी ना, उस विधानसभा के जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो एमएलए होंगे ना, उन्हीं को 75% सदस्य वही होंगे, बाकी हो सकता है राज्यपाल मनोनीत करे। क्या अब इसका बताओ? कंपोजिशन पढ़ लिया, इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा राज्यपाल को क्या देना बताओ? सलाह देना। राज्यपाल को क्या देना बताओ? सलाह देना। किस विषय पर कि सर जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए और उनकी उन्नति के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए राज्यपाल को समय समय पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा क्या दी जाती है बताओ? सलाह दी जाती है। इसीलिए कौन सी परिषद है बताओ? सलाहकारी परिषद। कौन सी कम्युनिटी के लिए सलाह देनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। और इसका गठन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे स्टेटमेंट बना देंगे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट लिख देंगे 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में इसका गठन होता है, फिर लिख देंगे 6वीं अनुसूची में गठित होता है ना, जहां कहां गठित होता है, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो ये पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाले कानूनों वाली विधियां। देखो अब हमारे यहाँ की देखो, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे हम सभी देशवासियों पर एक प्रकार का कानून नहीं थोप सकते हैं। भारत विविधता को लिए हुए राष्ट्र है। मतलब हमारे यहाँ विविधता है,
सलाद, भारत एक सलाद के कटोरे की भांति है। जिस प्रकार से सलाद के कटोरे के अंदर अलग अलग अवयव उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से भारत के अंदर अनेक प्रकार की जातियां, धर्म, ठीक है, मूल वंश के लोग, जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। अब सब लोगों की जीवन जीने की शैली क्या होती है बताओ? एक समान होती है। तो सभी देशवासियों पर एक प्रकार के कानून थोपे नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इसके लिए सर हमारे संविधान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाए, कुछ न कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, और कुछ ना कुछ विशेष प्रोविजन क्या किया जाए? और इसी संबंध में अगर मैंने कहा कुछ ना कुछ विशेष प्रोविजन किए जाए, कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाए, तो इसी संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया 5वीं अनुसूची में कि अगर मान लीजिए संसद ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, या मान लो उस राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया, और उसी कानून को, संसद द्वारा निर्मित कानून को या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अगर शेड्यूल एरियाज में लागू करना है, 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू करना है, तो वहां पे लागू करने से पहले राज्यपाल के पास में या उस स्टेट के गवर्नर के पास में एक स्पेशल अधिकार है। उसके पास में ये स्पेशल अधिकार ये है कि वो चाहे तो संसद के कानून को भी वहां पे 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में या शेड्यूल एरियाज में लागू होने से क्या कर सकता है बताओ? रोक सकता है। और राज्यपाल चाहे तो कुछ अपवादों के साथ में या कुछ संशोधनों के साथ में उस कानून को कहां पे लागू कर सकता है बताओ? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में क्या कर सकता है बताओ? लागू कर सकता है। ठीक है, जी मैं देखूंगा वो इलेक्शन कमीशन वाली क्लास को, है ना। है ना, अभी हमारी क्लास कंप्लीट होने के बाद में उसका सॉल्यूशन करवा देंगे आपके इलेक्शन कमीशन नंबर 4 क्लास का ना। फिर से देखो क्या कॉन्सेप्ट है। राज्यपाल के पास में एक स्पेशल पावर है कि देखो अगर हमारे यहाँ किसने कानून बनाया, या तो मान लो संघ स्तर की बात करो तो कानून किसने बनाया? संघ स्तर पे मान लो संसद ने विधि बनाई, और राज्य स्तर पे मैं बात करूं तो राज्य स्तर पे किसने विधि बनाई बताओ? स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया। राज्य विधानमंडल ने क्या बनाई बताओ? विधि बनाई। ठीक है सर, मैंने कहा राज्यपाल के पास में एक स्पेशल पावर है कि वो संसद द्वारा निर्मित विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित जो विधि है उस विधि को क्या कर सकते हैं बताओ? ये हमारे मान लो कि कौन से एरियाज है बताओ? शेड्यूल एरियाज है, यानी कि 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है। तो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में या तो लागू करने से क्या हो कर सकते हैं बताओ? रोक सकते हैं, या क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ अपवादों के साथ में, कुछ अपवादों के साथ में, या कुछ क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ संशोधनों के साथ में भी उस कानून को कौन सी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं बताओ? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं बताओ? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार है किसके पास में बताओ? ये अधिकार है बताओ उस राज्य के राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास में नहीं। राज्यपाल के पास में ये अधिकार है कि वो संसद के कानून को भी मोड़ सकता है, मरोड़ सकता है ना, सीधा सीधा लागू नहीं करके ऐसे घुमा के क्या कर सकता है बताओ? लागू कर सकता है। कौन बताओ? राज्यपाल। देखो राज्यपाल इसलिए करेगा क्योंकि उस राज्य में तो राज्यपाल ही रह रहा है ना, तो वहां की थोड़ी परिस्थितियों की, भाई वहां पे निवास करने वाली जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, वहां के लोगों की जीवन की परिस्थितियों के बारे में, उनकी सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में ज्यादा परिचित कौन है? राज्यपाल ही तो परिचित है, इसलिए ऐसा प्रोविजन किया गया है। ठीक है सर, एक बात ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। राज्यपाल वाले चैप्टर में भी आपसे यहाँ ये क्वेश्चन बना के आ सकता है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूची क्षेत्र शामिल होता है, उस अनुसूची क्षेत्र में अगर किसी संसद ने विधि बनाई या राज्य विधानमंडल ने विधि बनाई, तो राज्यपाल के पास में अधिकार है कि उस कानून को वहां पे लागू होने से रोक सकता है, कुछ अपवादों के साथ में या कुछ संशोधनों के साथ में लागू कर सकता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बना दे तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताओ? सही हो जाएगा। तो ये राज्यपाल वाली ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है सर, उसके बाद में देखो अगला पॉइंट ये मैं यही बता देता हूं कि अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, यानी कि ऐसे मान लो भारत की ये जमीन है, भारत की ये जमीन का क्या बताओ? टुकड़ा है हमारे। ठीक है, अब इस भारत की जमीन के टुकड़े को किसके अंतर्गत शामिल करना है? मैं ऐसे सिंपल बोल दूं कि उसको हमें शामिल करना है 5वीं अनुसूची में।
भाई मान लो किसी भी क्षेत्र को, राजस्थान के मान लो कि गंगानगर जिले को या किसी भी जिले को 5वीं अनुसूची में शामिल करना है। अब 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम बोलते क्या है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि भारत में किसी भी क्षेत्र को कौन से क्षेत्र में शामिल करना है, बताओ, शेड्यूल एरियाज में शामिल करना है। तो किसी क्षेत्र को भारत की जमीन के टुकड़े, भारत की जमीन के टुकड़े के किसी भी टुकड़े को अगर 5वीं अनुसूची में शामिल करना है या शेड्यूल एरियाज के अंदर शामिल करना है, तो ये शेड्यूल एरियाज में शामिल करने की अथॉरिटी है किसके पास में? ये सर है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके, राष्ट्रपति एक ऑर्डर जारी करके भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को, भाई 4 राज्य तो नहीं होंगे उसमें अंबे मित्र वाले, तो उसके अलावा किसी भी राज्य के किसी भूभाग को या संपूर्ण राज्य को, है ना, या किसी जिले के संपूर्ण जिले को या संपूर्ण जिले के किसी भाग को किसके अंदर शामिल कर सकता है, बताओ? राष्ट्रपति आदेश के द्वारा उसको शेड्यूल एरियाज में शामिल कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जी ऐसा शामिल करने से पहले क्या करेंगे, बताओ? राज्यपाल से क्या लेंगे, बताओ? राज्यपाल से परामर्श लेंगे। देखो शुरू में मैंने बताया ना, राज्यपाल से क्या मंगवाते हैं, बताओ? रिपोर्ट मंगवाते हैं ना। राज्यपाल से क्या मंगवाते हैं, बताओ? रिपोर्ट मंगवाते हैं। तो राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरियाज के अंदर शामिल कर सकते हैं। यूपीएससी प्री 2024, यूपीएससी प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी भी क्षेत्र को अगर शेड्यूल एरियाज में शामिल करना है, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना है, तो शेड्यूल एरियाज में शामिल करने का अधिकार क्या राज्यपाल के पास में हो गया क्या? वो स्टेटमेंट गलत था, राज्यपाल के पास में नहीं। किसी भी क्षेत्र को, यानी राजस्थान के अंदर 2018 में आदेश जारी करके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, है ना, और 5+1 6 आंशिक जिले भी मैंने बताए जो कि अनुसूचित क्षेत्र में या 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, वो शामिल किसने किए, बताओ? राष्ट्रपति ने। क्या जारी करके, बताओ? आदेश जारी करके। राष्ट्रपति आदेश जारी करके ऐसा कर सकता है, और किसकी परामर्श से, बताओ? राज्यपाल की परामर्श से। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में एक बात और भी लिखी है इसमें 5वीं अनुसूची में, कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या करे, बताओ? 5वीं अनुसूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है। अब देखो इसमें ये है कि भाई जो 5वीं अनुसूची में जो प्रोविजन लिखे हैं ना, 5वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना है ना, तो 5वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना है, तो 5वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों में अगर संशोधन करना है, 5वीं अनुसूची में उल्लेखित, पूरा लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो, 5वीं अनुसूची में जो उल्लेखित प्रोविजन है, जो बातें अभी हमने पढ़ी है, उल्लेखित प्रावधानों, 5वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों में अगर क्या करना है, बताओ? संशोधन करना है। 5वीं अनुसूची में उल्लेखित जो प्रावधान है उनमें क्या करना है, बताओ? संशोधन करना है। तो उसके लिए जो विधि है वो विधि कौन बनाएगी, बताओ? उसके लिए विधि बनाएगी हमारे यहाँ संसद। 5वीं अनुसूची में उल्लेखित जो प्रावधान है उनमें अगर संशोधन करना है तो संशोधन कौन कर देगी, बताओ? संसद विधि बनाकर। 5वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों में संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, बताओ? संशोधन कर सकती है। 5वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों में संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसी 5वीं अनुसूची में लिखा है, इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत क्या करने की आवश्यकता नहीं है, बताओ? संविधान संशोधन विधि, संविधान संशोधन विधि बनाने की क्या नहीं है, बस बताओ? संविधान संशोधन विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको कौन सी विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, बताओ? संविधान संशोधन विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल भाषा में इससे ये क्लियर हो गया। सर पहली अनुसूची में चेंजेस करना है तो भी साधारण विधि से हो जाएगा। फिर सर चौथी अनुसूची में संशोधन करना है तो भी साधारण विधि से हो जाएगा। फिर 5वीं अनुसूची में संशोधन करना है तो भी कौन सी विधि से हो जाएगा, बताओ? साधारण विधि से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5वीं अनुसूची में खुद में लिखा है लास्ट में, देखो शेड्यूल एरिया को कौन घोषित करेगा, उसके लिए राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, बताओ? आदेश जारी करेंगे। एक बात ये रह गई हमारे कि नियम बना सकता है शेड्यूल एरियाज के लिए, नियम बना सकता है। शेड्यूल एरियाज के लिए नियम कौन बना सकता है, बताओ? राज्यपाल। अनुसूचित क्षेत्रों में किसके लिए, बताओ? शांति के लिए। अनुसूचित क्षेत्रों में शेड्यूल एरियाज में पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए, शांति एवं सुशासन के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है, बताओ? राज्यपाल क्या बना सकता है, बताओ? नियम बना सकता है। कौन सी अनुसूची वाले क्षेत्रों में के लिए, बताओ? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, शेड्यूल एरियाज के लिए गवर्नर क्या कर सकता है, पीस और गुड गवर्नेंस के लिए नियम बना सकता है। भाई उसमें भूमि का आवंटन किस प्रकार से हो और भूमि का आवंटन किस प्रकार से हो और
धन उधार लेने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इन सब के लिए अगर विधि बनानी है तो। फिर कौन सा एरियाज, ये शेड्यूल एरियाज बता ही दिया मैंने। और उसके बाद में इस अनुसूची में संशोधन, ठीक है, ये लिखा ना, इस अनुसूची में संशोधन आर्टिकल 368 के उद्देश्यों के लिए संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका मीनिंग है साधारण विधि के द्वारा ही आप इस 5वीं अनुसूची में क्या कर सकते हैं बताओ, संशोधन कर सकते हैं। मेरे को ये लगा कि कल की क्लास में मैंने शायद हो सकता है स्पीड से पढ़ा है, इसलिए मैंने घंटा 1 लग गया, लेकिन इसको वापस रिवाइज कर किया है मैंने। आप इसको अच्छे से पढ़े। अब हम 30 सेकंड के बाद में स्टार्ट करते हैं। कौन सी अनुसूची बताओ, 6वीं अनुसूची, ठीक है। एक आप सभी साथियों से ये भी निवेदन है कि आप मेरे ऊपर थोड़ा ये दबाव नहीं बनाए कि सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, है ना। तो फिर उस दबाव में क्या होता है कि मेरे को ये लगता है कि यार जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि थोड़ी क्वालिटी जो हमारी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। तो आप इतना विश्वास रखें कि चाहे एग्जाम से एक दिन पहले आपका सिलेबस करवाऊं, लेकिन जितने टॉपिक आपके पढ़ा दिए जाएंगे ना, वो इतने ऐसे पढ़ा दिए जाएंगे कि उसके बाद में आप परेशान नहीं होंगे ना। मतलब ऐसे कि लाइफ में भी वो टॉपिक कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे 5वीं अनुसूची पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, आधा घंटा 5वीं अनुसूची को पढ़ने में लग गया, जबकि तो हमने पढ़ रखा था, लेकिन इतना पढ़ लिया कि उसके बाद में किस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब चाहिए आपको एमसीक्यू लगाने की भी आवश्यकता नहीं, आप खुद एमसीक्यू बना सकते हैं 5वीं अनुसूची के। अब आप खुद बनाओ ना, ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन काउंसिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। फिर उसमें देखो स्टेटमेंट क्या बना देंगे, ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन काउंसिल का गठन 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में किया जाता है। स्टेटमेंट गलत, वो तो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में गठित की जाती है। फिर स्टेटमेंट क्या बना देंगे कि उसमें अधिकतम सदस्य 30 होते हैं। गलत बात है, उसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 20। अरे एग्जामिनर ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाता है। फिर क्या बोलेगा, किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना है तो उसके लिए विधि, मतलब किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना है तो इसका अधिकार राज्यपाल के पास में होगा। गलत बात, इसका अधिकार किसके पास में होगा, राष्ट्रपति के पास। कहने का मीनिंग है कि जब आप टॉपिक को बड़े शिद्दत के साथ में पढ़ते हैं, आराम के साथ में पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद आप पीवाईक्यूज बना सकते हैं, खुद अपनी क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं बताओ, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, फिर कुछ स्टूडेंट अगर मैसेज करते हैं कि सर जल्दी कराओ, एग्जाम आ गया, वो आ गया, ठीक है। अभी जो सेकंड ग्रेड वाले साथी हैं उनके लिए आपके पास में 2 महीने हैं, ठीक है। तो आप ये है कि भाई जो टॉपिक हो गया इतना रखो कि भाई राष्ट्रपति हो गया ना, तो सर राष्ट्रपति में से मेरे को डर नहीं है, उसको तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब अगला आप टॉपिक पढ़ाओगे, ठीक है, मेरे पास में भी भाई मल्टीपल चैलेंजेस हैं थोड़े, है ना, ठीक है। पहले वाली बातें अलग थी क्योंकि उस समय केवल हम कोचिंग में जुड़े हुए थे, ठीक है। अब जो भी हैं और भी चीजें हैं, मल्टीपल टास्क है ना चीजें, इसलिए थोड़ा फिर भी कर देंगे हम, है ना, विश्वास रखे आप थोड़ा। तो बाकी मेरे को आप थोड़ा रिलैक्स मोड में पढ़ाने दे, अनावश्यक रूप से थोड़ा आप दबाव ना बनाए कि सर जल्दी करो, कहाँ जाओगे जल्दी करके, है ना, ठीक है। इतने जल्दी में तो पता नहीं आपने कितनी बार पॉलिटी अलग अलग जगह से पढ़ ली होगी, लेकिन जल्दी से कुछ होगा नहीं ना। अब देखो कौन सी अनुसूची वाले क्षेत्र बताओ, 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र। 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। पहली बात तो देखो 5वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल कौन सा बताया था मैंने, 5वीं अनुसूची से संबंधित एक ही आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 244 का क्लोज 1। इधर 6वीं अनुसूची में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 244 का क्लोज 2 और आर्टिकल 275 का क्लोज 1। ये 2 आर्टिकल किससे संबंधित है बताओ, 6वीं अनुसूची से संबंधित है। और 6वीं अनुसूची में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, हमारे खुद के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। अब भाई साहब सबने अपनी ट्रिक बना रखी थी, वो क्या बताओ, अंबे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। याद रखना है 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है भाई साहब, मणिपुर नहीं है। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, 6वीं अनुसूची के अंदर मणिपुर राज्य शामिल है नहीं है, ठीक है। 6वीं अनुसूची में कौन से 4 राज्य शामिल है बताओ, अंबे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम शामिल है, मेघालय शामिल है, मिजोरम शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, ठीक है। तो ये आप अपनी वाली ट्रिक याद रखना, आप अपनी वाली ट्रिक क्या है बताओ, अंबे मित्र, है ना। और 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं उनको हम कौन से क्षेत्र बोलेंगे, जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। अब कंपैरिजन करते चलना है ना 5वीं और 6वीं में। जो बताओ 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम कौन सा क्षेत्र बोल रहे थे सर, 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम बोल रहे थे ट्राइबल एरियाज, जबकि 6वीं अनुसूची वाले जो क्षेत्र है ना वो कौन से एरियाज है बताओ, शेड्यूल एरियाज।
छठी अनुसूची वाले जो क्षेत्र है वो कौन से एरियाज है बताओ? शेड्यूल एरियाज है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विशेष प्रावधान करता है, उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रोविजन करती है कौन सा अनुसूची बताओ? छठी अनुसूची। पहली बात तो सिंपल आप ध्यान रखो, कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं बताओ? 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, छठवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। सर छठवीं अनुसूची कौन से 4 राज्यों में लागू है? जहां पे 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, स्पेशली वो 4 राज्य हैं, यानी ये यहाँ 4 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो सकती। वो कौन से 4 राज्य बताओ दो देखो। अब तो असम होगा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, त्रिपुरा होगा, कौन सा नहीं होगा? मणिपुर नहीं है ना। ऐसे ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने गए, ठीक है, तो मेरे को ये पता था कि छठवीं अनुसूची उस समय न्यूज में चल रही थी, मणिपुर उस समय न्यूज में था। तो अब मणिपुर में आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि यार हो सकता है कि वहां जनजातीय समुदायों का संघर्ष चल रहा होगा, तो मणिपुर भी छठी अनुसूची में था। तो मैं ऐसे दोस्त हम साथ में एग्जाम देने गए, मैंने इसको बोला कि मैं याद रखियो मणिपुर किस में नहीं शामिल है बताओ? छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी कौन से शामिल है वो तेरे को याद है, लेकिन स्पेशल याद रखना है मणिपुर छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। और स्टेटमेंट ऐसे आए थे, अगर आपने मणिपुर को काट दिया ना तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे, है ना। तो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है ऐसा कि बच्चे किस प्रकार से मतलब सोचते हैं, तो उसका उसी प्रकार से आप पहले से सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। अब छठी अनुसूची वाले से संबंधित आर्टिकल कौन से है सर? एक तो आर्टिकल 244 का क्लोज 2 और एक आर्टिकल 275 का क्लोज 1, ठीक है। एक आर्टिकल 275 का कौन सा आर्टिकल है बताओ? आर्टिकल 275 का क्लोज 1। ये दोनों आर्टिकल किससे संबंधित है बताओ? 6 शेड्यूल से संबंधित है, छठी अनुसूची से संबंधित है। सर छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सर छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं बताओ? ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। सर यहाँ पे भी कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं? यहाँ पे भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इसका मीनिंग है कि छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्र का नाम अलग बोल रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र बोल रहे हैं, बाकी रह यहाँ पे भी कौन रहे बताओ? ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रह रहे। 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र को हम शेड्यूल एरियाज बोल रहे थे, लेकिन वहां पे भी कौन सी जनजाति के लोग रह रहे थे बताओ? अनुसूचित जनजाति के लोग ही तो क्या कर रहे थे? निवास कर रहे थे, ठीक है सर। लेकिन मैंने आपको अंतर बता ही दिया कि छठवीं अनुसूची में सामान्यतः वो राज्य शामिल है जिनकी उन स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है बताओ? वो पॉपुलेशन है ट्राइबल कम्युनिटी की, वो शामिल है कौन सी अनुसूची के अंदर बताओ? छठी अनुसूची में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका गठन किया जाएगा? यहाँ पे गठन किया जाएगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब कंपैरिजन करो, 5वीं अनुसूची में किसका गठन था? देखो 5वीं अनुसूची में पूरे राज्य के स्तर पर, पूरे राज्य के मतलब पूरे राजस्थान के लिए जैसे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी 5वीं अनुसूची में शामिल है, तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है। उसी प्रकार से गुजरात भी 5वीं अनुसूची में है, तो गुजरात के लिए भी क्या बनी हुई है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है। और सभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे बताओ? 20 सदस्य, और जिसमें से 75% उस राज्य की विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। लेकिन छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में प्रत्येक जिले के लेवल पर किसका गठन किया जाएगा? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्वेश्चन, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन होता है। ए ऑप्शन 5वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन छठवीं अनुसूची में। सिंपल क्वेश्चन। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किसमें होता है बताओ? सर उसका गठन 5वीं अनुसूची में होता है, जबकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो है उसका जो गठन है वो गठन कौन से क्षेत्रों में होता है सर? इसका जो गठन है वो गठन होता है हमारे छठवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये एक सिंपल बात याद रखोगे, प्रत्येक जिले के लेवल पर ऑटोनोमस, ऑटोनोमस शब्दावली को समझो, देखो स्वायत्त, नाम क्या बताओ? ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त। इसका तात्पर्य है कि यहाँ की जिला की इकाइयों को प्रशासन के अंदर बाकी जिलों की तुलना में हम क्या देंगे? कुछ ना कुछ स्वतंत्रता देंगे। क्यों देंगे सर? क्योंकि सर वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी सांस्कृतिक जीवन शैली अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है, ठीक है। तो इसीलिए वहां के लोगों को अपनी सांस्कृतिक जीवन शैली के अकॉर्डिंग जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से, ठीक है, हम जाए, बाहर का प्रशासन वहां पे जाए और उनकी जीवन शैली के अंदर क्या करे बताओ? हस्तक्षेप करे। इसलिए प्रत्येक जिलों के लेवल पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या किया जाएगा बताओ? गठन किया जाएगा।
प्रशासनिक इकाई इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में प्रशासित या एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन 4 राज्यों के अंदर कौन कौन से अंबे मित्र जो 4 राज्य हैं उनमें प्रत्येक जिले के लेवल पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित की जाएगी और उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा उन जिलों के अंदर शासन प्रशासन का क्या किया जाएगा बताओ, प्रसार किया जाएगा। यहाँ के गवर्नर के पास में क्या पावर है, इन 4 राज्यों के गवर्नर के पास में ये पावर है कि राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को निर्धारित करने, उनकी सीमाओं को बदलने और नए जिले बनाने का क्या है बताओ, अधिकार है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक क्या होगी बताओ, जिला परिषद होगी। जिला परिषद तो हमारे भी यहाँ पे होती है लेकिन यहाँ पे भी होगी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होगी, इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कंपोजिशन क्या है कि इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे सर, 30 सदस्य। जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य थे, 20 सदस्य। इतने इधर कितने बताओ, 30 सदस्य। अभी कंपैरिजन करके पूरा बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके देखो 4 सदस्य तो राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। बाकी जो 26 सदस्य हैं, 26 मेंबर है, उसी जिले के जो लोग हैं उनके द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होते हैं बताओ, इलेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष होता है। जबकि जो मनोनीत होते हैं उनका कार्यकाल किसके पश्चात पर्यंत होता है बताओ, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है। कौन सी परिषद की बात कर रहे हैं बताओ, ये अगर इसमें से डिटेल क्वेश्चन बनेगा ना, यूपीएससी लेवल का अगर क्वेश्चन बना दिया जाए तो वो क्वेश्चन बनेगा किससे संबंधित बताओ, स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, पहली बात क्या रखोगे, पहली बात तो ध्यान रखोगे सर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन। भाई अभी तो पता ही है 6वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो कौन से क्षेत्रों में किया जाएगा सर, 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में। इनका गठन कौन से क्षेत्रों में किया जाएगा, 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को हम कौन से क्षेत्र बोलते हैं बताओ सर, जनजातीय क्षेत्रों में किया जाएगा। जो ट्राइबल एरियाज है, 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र को हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइबल एरियाज। वहां पे किसका गठन किया जाएगा, स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद में क्या याद रखोगे, उसके बाद में ये याद रखना है कि सर कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन जनजातीय क्षेत्र में कितने राज्य शामिल है, 4 राज्य। कौन से 4 राज्य बताओ, अम्बे मित्र, असम में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके जो प्रत्येक जिले हैं, इनके प्रत्येक जिलों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या किया जाएगा बताओ, गठन किया जाएगा। एक बात तो आप साथ ही ध्यान में ये रखोगे। ठीक है सर। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है आपको कि इनका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब स्वायत्त जिला परिषद का गठन किसके द्वारा, स्वायत्त जिला परिषद का जो गठन है वो किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। भाई राज्यपाल के पास में ये अधिकार है कि वो किसी यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया, ये जो ट्राइबल एरियाज है जो 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं, उसमें किसी नए जिले का गठन करके उस नए जिले को में किसका गठन कर सकते हैं, उसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी क्या कर सकते हैं बताओ, गठन कर सकते हैं। तो अगर नई स्वायत्त जिला परिषद का गठन करना है, ठीक है, तो नए स्वायत्त जिला परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाएगा बताओ, राज्यपाल के द्वारा। इसकी अथॉरिटी किसके पास में होगी बताओ, राज्यपाल के पास में अथॉरिटी होगी कि वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है सर हमारे यहाँ कोई नया, राज्यपाल की शक्ति है कि वो स्वायत्त जिला से जो क्षेत्र है ना, उनके क्षेत्र उनकी सीमाओं को निर्धारित कर सकता है, उनको सीमाओं को बदल सकता है, या किसी नए जिले का निर्माण कर सकता है और फिर उस नए जिले का निर्माण करके वहां पे किसका गठन कर सकता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीमाओं को परिवर्तन करना है, नया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन करना है, तो ये करेगा कौन सर, ये कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है सर। तो गठन किसके द्वारा, ये क्लियर हो गया, ये राज्यपाल के द्वारा। आगे बढ़ो। आगे ये सर है कि इसकी मैं संरचना की बात करूं, इसकी कंपोजिशन की बात करूं, तो इसका कंपोजिशन में ये है कि इसके कंपोजिशन में कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कितने सदस्य होंगे बताओ, 30 सदस्य होंगे। अब ये 30 सदस्यों में से क्या होंगे कि 4 सदस्य तो क्या होंगे, मनोनीत। 4 सदस्य तो क्या होंगे बताओ, मनोनीत।
जो मनोनीत सदस्य हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? सर ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और इनका कार्यकाल कितना होगा? जो ये मनोनीत सदस्य हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे? पद धारण करेंगे। ठीक है सर। सर 4 याद रख लूं तो बाकी तो याद ही रखने की आवश्यकता नहीं है। सर इतनी गणित तो मेरे को आती है। 30 में से अगर 4 निकाल दे तो कितने होते हैं बताओ? 26। 30 में से अगर 4 निकाल दे तो कितने होते हैं बताओ? 26। 26 सदस्य क्या होंगे बताओ? निर्वाचित होंगे। क्या होंगे बताओ? निर्वाचित होंगे। किसके द्वारा? ये जो जिला है ना, जिस जिले के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित हुई है, ये जिला है, इस जिले में जितने भी वयस्क मताधिकार है, यानी वोट देने की आयु 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी जो लोग हैं, उन वयस्क मताधिकारों के द्वारा इन 26 सदस्यों को क्या किया जाएगा बताओ? निर्वाचित किया जाएगा। और कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाएगा? ये सर 5 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा बताओ? निर्वाचित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये देखो, एक प्रकार की जिला परिषद के जैसे सदस्य चुनते हैं ना, हमारे जिला परिषद के सदस्य चुनते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 26 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार के द्वारा। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा बताओ? 5 वर्ष का होगा। अभी तक मैंने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में क्या बताया, वापस बताओ। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ बनेगी सर? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में नहीं सर। 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में तो आपने पढ़ाई थी क्या बताओ? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पढ़ाई थी। 5वीं अनुसूची वाले में क्या पढ़ाया था बताओ? 5वीं अनुसूची में पढ़ाई थी मैंने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसका गठन कहाँ हो रहा था बताओ? 5वीं में। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडीसी है ना, एडीसी एडमिशन, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन कौन सी अनुसूची वाले क्षेत्रों में होगा बताओ? 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में। दूसरी बात देखो, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भी प्रत्येक राज्य में गठित करनी है। यहाँ पे प्रत्येक राज्य में गठित करनी है और यहाँ पे प्रत्येक जिले में गठित करनी है। ठीक है। यहाँ पे भी देखा जाए तो गठन तो कौन कर रहा था बताओ? राज्यपाल ही गठन कर रहा था, क्योंकि वो राज्यपाल को क्या दे रही थी बताओ? सलाह। इधर भी गठन कौन कर रहा है बताओ? राज्यपाल ही गठन कर रहा है। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने थे बताओ? 20। इधर मैक्सिमम सदस्य कितने बताओ? 30। इसमें से आपने ये पढ़ा कि 20 में से 3/4 सदस्य क्या होंगे? राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। इधर क्या होगा भाई? 30 सदस्य होंगे। 30 में से 4 मनोनीत होंगे तथा 26 सदस्य क्या होंगे बताओ? निर्वाचित। जो 26 सदस्य निर्वाचित होंगे वो किस आधार पर निर्वाचित होंगे बताओ? वयस्क मताधिकार के आधार पर। जबकि जो 4 सदस्य मनोनीत होंगे वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे बताओ? राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये क्या करेंगे बताओ? पद धारण करेंगे। अब देखो, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, इनके पास में क्या लेजिस्लेचर पावर होगी, क्या जस्टिस या जुडिशरी पावर क्या होगी, फाइनेंशियल पावर क्या होगी, या जो संसद के कानूनों उनको लागू करने के संबंध में क्या पावर होगी? अब हम पावर पढ़ रहे हैं किसकी? जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब देखो, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में ये पावर है कि वो जिला या क्षेत्रीय परिषदों को अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित विषयों पर क्या बना सकती है बताओ? कानून बना सकती है। देखा जाए तो हमने छोटी छोटी संसदें बना दी है। जो 4 राज्य ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्लियामेंट बना दिए। और वो जो पार्लियामेंट है वो कहाँ बैठे हैं बताओ? हर जिले में बैठे हुए हैं। और उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? इन 4 राज्यों के लिए छोटी छोटी पार्लियामेंट कार्य कर रही है। उन छोटी छोटी पार्लियामेंट का नाम है क्या? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है। और ये क्या कर सकती है बताओ? अपने जो जिला, अपना जो उनका जिला है, उस जिले के लिए क्या बना सकती है बताओ? कानून बना सकती है। कौन कौन से विषयों में? एक तो वहां पे जो भूमि है, उस भूमि का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाना है और उनका आवंटन किया जाना है, किस प्रकार से किया जाना है। और वहां के देखो भाई, ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की आजीविका का मुख्य सोर्स क्या है? भूमि है या जो वन है? तो जो आरक्षित वन है, आरक्षित वनों को छोड़कर उनके अलावा जो भी भूमि है, उन भूमि का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, उसका आवंटन किस प्रकार से करना है, उनके लिए ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। फिर देखो, हमारे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वनों का जो प्रबंधन है, वनों के प्रबंधन के लिए भी ये क्या कर सकती है बताओ? कानून बना सकती है। फिर देखो, नहर का पानी का किस प्रकार से उपयोग करना है। ठीक है। जूमिंग कल्चर है ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ वनों को काटकर की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं बताओ? जूमिंग, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं ना। और उसको हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या बोला जाता है बताओ? जूमिंग खेती। जूमिंग खेती का तात्पर्य क्या? देखो, इधर वन है तो इन वनों को क्या कर लिया बताओ? काट लिया। और इधर इसमें क्या कर ली बताओ? खेती कर ली। अगली बार क्या किया? इधर से वनों को काट लिया और इधर वनों को क्या कर ली बताओ? खेती कर ली। उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या बोलते हैं? जूमिंग कल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। जूमिंग कृषि। ठीक है। ग्राम प्रशासन के बारे में, इसके अलावा देखो, ये अपने लिए तलाक के बारे में, विवाह के बारे में और विरासत के लिए भी क्या कर सकते हैं बताओ? कानून बना सकते हैं। अपने सामाजिक रीति रिवाज, क्योंकि भाई इनकी कल्चर अलग है, इनकी विवाह की पत्तियां अलग है, इनकी तलाक की पत्तियां अलग है।
ठीक है, तो ऐसे में संसद कानून बना के इनके ऊपर थोप नहीं सकती है, क्योंकि ये संसद के कानून को नहीं समझ सकते हैं। मान लो समझ सकते हैं, बट ये है कि भाई हम राजस्थान के लोग बैठे हैं, यूपी के लोग बैठे हैं, मान लो संसद में सबसे ज्यादा प्रभाव नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों का है। अब ये लोग कानून बना के इन लोगों पर थोपने का क्या करे बताओ, प्रयास करे, तो फिर बताओ भारत बहुसंस्कृतिवादी राष्ट्र रहेगा या मोनोकल्चर बन जाएगी हमारे, तो ये एक ही कल्चर बन जाएगी। होना क्या चाहिए, सभी लोगों को अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जीवन जीने का अधिकार मिले। ठीक है, तो ये विवाह, विरासत, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, इन कानूनों का प्रभावी होने के लिए राज्यपाल की क्या है बताओ, सहमति अनिवार्य है। ठीक है भाई, ये कानून बना लेगी, बट इतना जरूरी है कि देखो इन विषयों पर जो विषय लिखे हैं मैंने, इन विषयों पर हमारे जो एडीसी है, कौन, एडी, फिर उसके बाद में कौन बताओ, सी, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या बना लेगी बताओ, कानून बना लेगी। कौन कौन से विषयों पर सर कानून के भूमि के प्रबंधन के लिए, आवंटन के लिए, वनों के प्रबंधन के लिए, नहर का पानी का किस प्रकार से उपयोग करना है, जूमिंग कल्चर, विवाह, विरासत, तलाक, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज, इनके लिए कानून कौन बना लेगी बताओ, ये एडीसी बना लेगी। लेकिन ये कानून कब लागू होंगे, उसके लिए आपको राज्यपाल की कंसेंट लेनी जरूरी है, राष्ट्रपति की कंसेंट नहीं, उसी राज्य के राज्यपाल की क्या लेनी है बताओ, कंसेंट। अगर राज्यपाल ने यहाँ पे सहमति दे दी, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है क्या कि सर जैसे राज्य विधानमंडल ने कानून पारित करके भेजा और किसके पास में भेजा हो बताओ, राज्यपाल के पास में, और फिर राज्यपाल ने उस कानून पर क्या दे दी बताओ, सहमति दे दी, और उसके बाद में वो कानून क्या हो गया बताओ, लागू हो गया। कुछ वैसा ही लग रहा है, तो एकदम सही लग रहा है। ठीक है, तो देखो एडीसी ने कानून बनाया, कानून भेजा ये राज्यपाल के पास में, और राज्यपाल ने सहमति दे दी, तो ये कानून वहां पे क्या हो जाएगा बताओ, लागू हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसकी कौन सी शक्तियां बताओ, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। अब हम कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हैं बताओ, न्यायिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। परिषदें जनजातियों के बीच में आपसी विवादों और मुकदमों की सुनवाइयों के लिए ग्राम परिषदों और न्यायालयों का क्या करती है बताओ, गठन कर सकती है। भाई ये अपने स्तर पे विवाद जो आए, उन विवादों को सुनने के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का क्या कर सकती है बताओ, गठन कर सकती है। अब भाई जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके विवादों की प्रकृति भी क्या बताओ, अलग है। वो इंडिया की जुडिशरी सिस्टम को नहीं जानते हैं। ठीक है, वो ये नहीं जानते कि किस प्रकार से वाद विवाद चलेगा। ठीक है, वो ये भी नहीं जानते कि भाई वकील को हायर करना है, वकील कौन होता है, क्या है। इतनी बातों की अगर उनको जानकारी नहीं हो, तो उनके साथ में तो अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो कि भाई ग्रामीण स्तर पर भी ये अपने जितने भी छोटे मोटे विवाद होते हैं, उन विवादों का क्या कर ले बताओ, समाधान कर ले। इनके लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। इन मामलों को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार राज्यपाल के द्वारा आदेशों के क्या बताओ, अधीन है। कहने का मीनिंग है वही, देखो सिंपल भाषा में, पहले इन ग्राम परिषदों में, इन न्यायालयों में इन मामलों का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ जो भी ये मामलों का समाधान करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राज्यपाल के जो निर्देश हैं, उनकी भी क्या हो बताओ, पालना हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य किया जाए। उसके बाद में इनके पास क्या फाइनेंशियल पावर है, टैक्स, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके पास में क्या पावर है कि परिषदों को अपने क्षेत्र के भीतर लैंड रेवेन्यू का आंकलन करने और उसे एकत्रित करने का क्या बताओ, अधिकार है। यानी वो ये अपने पास में ये भूमि है, तो भूमि हाँ, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे ये बनाई हुई है। पदेन का अंदर देखो, पदेन का तात्पर्य है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई पद है, और मेरे को मान लो कि किसी सभा में बुलाया और वहां पे जाके मेरे को बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, तो वहां पे मैं पदेन अध्यक्ष होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी कोई पद है, और मैं किसी दूसरे पद पे जाके बैठूंगा ना, तो वो क्या हो गया बताओ, पदेन हो गया। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, भाई उसके पास में वास्तव में पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति का, लेकिन वहां पे राज्यसभा की कुर्सी पे बैठ रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, पदेन सभापति। ठीक है, बाकी जितने भी सामने वाली कुर्सी पे बैठते हैं ना, जब आप क्लास पढ़ते हैं तो सामने टीचर बैठते हैं, तो इसका मतलब जो सामने वाली कुर्सी पे बैठा है ना, वो पीठासीन अधिकारी है। तो राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति है, वो पीठासीन अधिकारी भी है, लेकिन पदेन सभापति केवल कौन है बताओ, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है बताओ, पीठासीन अधिकारी। पीठ पर आसीन अधिकारी को हम क्या बोलते हैं बताओ, पीठासीन अधिकारी। तो मैं ये बता रहा था एडमिनिस्ट्रेट, ये एडीसी है ना, कि जो हमारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके पास में भूमि के विषय पर टैक्स एकत्रित करने का क्या बताओ, अधिकार है। संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को लागू होना,
असम, संसद या राज्य विधानमंडल के कानून इन क्षेत्रों में तभी लागू होंगे जब तक राज्यपाल ऐसा निर्देश नहीं दे। जैसे मैंने आपको बताया था 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में भी यह था कि जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलती है या राज्यपाल कुछ अपवादों के साथ में, कुछ संशोधनों के साथ में उस कानून को क्या कर सकते थे, 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू कर सकते थे। वैसे यहाँ पे कौन सा है बताओ, असम। असम में ये प्रोविजन है कि संसद और राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया तो वो कानून असम राज्य के अंदर तभी लागू होगा जब कौन परमिशन देंगे बताओ, राज्यपाल। उसी प्रकार से मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में संसद के कानूनों के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यों के कानून के संबंध में राज्यपाल ये तय करते हैं कि कौन कानून लागू होगा या नहीं लागू होगा और किन संशोधनों के साथ में लागू होगा। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस है। टेक्निकली डिफरेंस क्या है देखो, असम राज्य के लिए तो ये है कि चाहे संसद ने कानून बनाया है, चाहे संसद ने कानून बनाया है, चाहे राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, वो असम राज्य में तभी लागू होगा जब असम के राज्यपाल ने इसकी क्या दी है बताओ, परमिशन दी है, सहमति दी है, तभी उस कानून को वहां लागू किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा 3 राज्य कौन से बच गए सर, मेघालय बच गया, मिजोरम बच गया और कौन सा बच गया बताओ, त्रिपुरा। तो मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ये प्रोविजन है कि इनमें ये कानून, कोई भी कानून तभी लागू होगा जब देखो, अगर संसद ने कानून बनाया ना, तो संसद ने कानून बनाया तो इन 3 राज्यों में लागू करने के लिए उस कानून पर किसकी सहमति चाहिए बताओ, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संसद द्वारा उस निर्मित कानून को कुछ संशोधनों के साथ में, कुछ अपवादों के साथ में लागू कर सकते हैं। और अगर किस कानून को किसने बनाया बताओ, राज्य विधानमंडल ने बनाया ना, तो इस कानून को वहां पे कुछ अपवादों के साथ में, कुछ संशोधन के साथ में कौन लागू कर सकता है बताओ, राज्यपाल लागू कर सकता है। तो ऐसा प्रोविजन है। ये लो जी, हो गई हमारी कौन सी अनुसूची बताओ, 6वीं अनुसूची। ज्यादा परेशान होना नहीं है। कौन सी देखो, वापस देखो, रिवीजन करो, देखो कौन सी शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं बताओ, 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सर इसमें कितने राज्य शामिल है, सर इसमें राज्य शामिल है कितने बताओ, 4 राज्य। कौन कौन से बताओ, अम्बे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। सर इससे कौन कौन से आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल 224 का क्लोज 2 और एक आर्टिकल कौन सा 275 का क्लोज 1 किससे संबंधित है सर, 6वीं अनुसूची से। सर 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं सर, जनजातीय क्षेत्र बोलते हैं, ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। तो ट्राइबल एरियाज के अंदर निवास करने वाली जो अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में लिखा है, 6ठी अनुसूची में लिखा है। सर 6ठी अनुसूची में स्पेशली एक ही बात स्पेशली पढ़नी होती है, वो किसके बारे में सर, एडी नहीं, एडी के बाद में सी और है, तो एडीसी, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। पहली बात तो इनका गठन कहां पे किया जाएगा, 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र में किया जाएगा, प्रत्येक जिलों में किया जाएगा। अगर किसी भी एडीसी के सीमा क्षेत्र को बढ़ाना है, सीमा क्षेत्र को कम करना है, नए जिले में एडीसी का गठन करना है, तो कौन करेगा बताओ, राज्यपाल करेगा। एडीसी के अंदर मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, 30 सदस्य। 4 सदस्य क्या होंगे सर, मनोनीत होंगे। कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल। ये कब तक कार्य करेंगे, राज्यपाल के प्रशासन पर। फिर 26 सदस्य क्या होंगे सर, ये निर्वाचित होंगे। कहां से सर, उस जिले में वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होंगे बताओ, निर्वाचित होंगे। सर ये एडीसी है क्या, एडीसी मेरे से पूछा जाए तो ये छोटी सी संसद है। ये क्या बताओ, छोटी सी क्या बताओ, संसद है, छोटी सी विधानमंडल है, जो कहां किसके लेवल पे कार्य कर रही है बताओ, जिले के लेवल पे कार्य कर रही है। सर कैसे, अरे संसद क्या करती है, कानून बनाती है ना, तो ये इसके पास में कौन सी शक्ति है बताओ, विधायी शक्ति है। ये भूमि के प्रबंधन, नहर के प्रबंधन, जूमिंग कल्चर, उनके विवाह तलाक से संबंधित विषयों पर क्या बना सकती है बताओ, कानून बना सकती है। सर इतना है कि वो कानून तभी लागू होगा जब उस कानून पे किसकी सहमति मिली हो बताओ, राज्यपाल की क्या मिली हो, सहमति मिली हो, ठीक है जी। उसके बाद में देखो इनके पास में न्यायिक शक्ति है कि है भी क्या है, हाँ जी सर, ये क्या कर सकती है बताओ, जो इनके स्तर के जो विवाद है उन विवादों का समाधान करने के लिए क्या कर सकती है, ग्राम स्तर पर भी या न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इनके पास में वित्तीय भी शक्ति है, क्योंकि ये मतलब भूमि के विषय पर क्या कर सकती है, टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है। फिर इतना ये और है सर, अगर मान लो कि कोई कानून बनाया किसने बताओ, संसद ने। असम राज्य के लिए थोड़ा अलग प्रोविजन है और बाकी 3 राज्य बच गए ना, अम्बे मैंने, मेघालय बच गया, मिजोरम बच गया और कौन सा बच गया बताओ, त्रिपुरा। इनके लिए थोड़ा क्या बताओ, अलग प्रोविजन है। असम के लिए क्या प्रोविजन है, असम के लिए प्रोविजन है सर, अगर कोई कानून बनाया है, कानून किसने बनाया है, कानून मान लीजिए बनाया आपके किसने सर, कानून बनाया संसद ने, या चाहे कानून बनाया किसने बताओ, राज्य विधानमंडल ने। चाहे कानून संसद ने बनाया है, चाहे कानून राज्य विधानमंडल ने बनाया है, अगर उस कानून को क्या करना है, आपको लागू करना है, कौन सी अनुसूची वाले क्षेत्रों में बताओ, 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में, तो तभी लागू होगा। इनमें दोनों में कानून किसी ने बनाया तो यहाँ पे तब लागू होगा जब राज्यपाल परमिशन दे।
लेकिन सर इन 3 राज्यों में है कि अगर संसद ने कानून बनाया ना तो उस कानून को राष्ट्रपति मोड़ के तोड़ के है ना किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। और अगर राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया तो उस कानून को वहां पे कौन लागू कर सकता है? सर राज्यपाल मोड़ के तोड़ के कुछ यानी कुछ संसाधनों के संशोधनों के साथ, कुछ अपवादों के साथ में क्या कर सकते हैं बताओ, लागू कर सकता है।